Hello aspirants, good morning and welcome to another session of Mains 450 Plus। आज हमारा टॉपिक है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या जिसको न्यूज़ में हमने देखा था एज अ इंडिया टैक्स। ओके, नो पहले तो हमें इसके बारे में जानना होगा कि ये है क्या, इसके साथ एडवांटेजेस क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं और इसको और इम्प्रूव करने की स्टेप्स क्या क्या लिए जा सकते हैं। इसके अलावा इसे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी की में यूज करना चाहते हैं। ठीक है, जब हमने बात की थी कि हमें बनना है लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ, G20 समिट जब हुआ था तब हमने इसको प्रेजेंट भी किया था एज अ मॉडल फॉर रेप्लिकेशन टू द वर्ल्ड ओवर। ओके, तो वहीं से ये सब बातें निकल के आई थी। तो इसके बारे में एक बार जान लेते हैं। ये पार्ट बनता है आपके GS2 में गवर्नेंस का। ओके, क्योंकि उसी में आपको एक सब टॉपिक मिलता है ई गवर्नेंस। दूसरा GS3 में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो ये है क्या। देखिए, G20 की जब इंडिया प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा था ना, तब इंडिया सेड दैट दिस DPI इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट आर्किटेक्चर ऑफ द फ्यूचर। और प्राइम मिनिस्टर ने ये टर्म्स भी यूज किए थे कि आज कोई भी टेक्नोलॉजी आपको टेस्ट करनी हो तो आप उसको इंडिया में कीजिए। क्यों? क्योंकि इंडिया में रिच से लेके पुअर तक है, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। आज आप कोई भी ऐप टेस्टिंग करनी हो, अगर वो इंडिया की लगभग सभी लैंग्वेज पे वर्क कर सकती है तो फिर वर्ल्ड ओवर हर लैंग्वेज के लिए भी आपकी एप्लीकेशन वर्क कर जाएगी। ओके, G20 समिट में इंडिया ने हाईलाइट किया था अपनी सक्सेस इन आधार एंड स्पेशली यूपीआई। और आपको अगर याद होगा तो लास्ट मंथ यूपीआई ने ऑलमोस्ट 10 बिलियन ट्रांजैक्शन भी क्रॉस किए थे, जो कि बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। किया, तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम उसी तरीके से याद रखेंगे जैसा कि गवर्नमेंट ने G20 समिट में प्रेजेंट की थी। ओके, क्योंकि उसी डेफिनेशन को अगर आप यूज करते हैं तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि वही न्यूज़पेपर में आई हुई होती है, वही एग्जामिनर जो चेक करते हैं आपकी कॉपी उन लोगों ने वही सुनी होती है। सो डीपीआई को इंडिया ने G20 समिट में डिफाइन किस तरह किया था। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए सेट ऑफ शेयर्ड डिजिटल सिस्टम्स विच इज यूज्ड टू ड्राइव डेवलपमेंट, inclusion, innovation, trust, competition एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स ही बोल सकते हो, एंड फंडामेंटल फ्रीडम। ठीक है, अब इसको सिर्फ इंडिया के कंटेक्स में यूज मत कीजिए, अब इसको ग्लोबल लेवल पर कंटेक्स ग्लोबल लेवल पर यूज कीजिए। देखिए, इंक्लूजन की बात है तो हमने इसी हमारा आधार और बैंक और इन सब का यूज करके हमने स्कीम लॉन्च की, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके, या आप बोल दीजिए आप जैम ट्रिनिटी। ठीक है, जनधन अकाउंट, ओके, आधार एंड मोबाइल, इन तीनों का यूज करके। और अल्टीमेटली गोल क्या था इन सबका? सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना अपने लोगों को, राइट। अपनी जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उनको एफिशिएंट बनाना। क्योंकि पहले इन टर्म्स ऑफ इन लैंग्वेज ऑफ राजीव गांधी हम लोगों ने क्या सुना था कि जब 1 रुपये ऊपर से भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसे जो फाइनल बेनिफिशियरी होता है उस तक पहुंचते हैं, यानी कि 85 पैसे आउट ऑफ 1 रुपये आपका बीच में लीक हो जाता था। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है हमारा ये जो हम जैम ट्रिनिटी लेकर आए। ठीक है, हमने इसको राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड में भी इस स्कीम को यूज किया है, राइट। इनोवेशन ड्राइव करना, यानी कि कुछ डिफरेंट। अब जैसे यूपीआई जब आया, पहले क्या हो रहा था कि हर एक बैंक की वेबसाइट अलग होती थी, हर एक पे एप्लीकेशन अलग होती। यूपीआई आया, उसको एज अ बेस सभी बैंक्स ने यूज किया और उसको इंटीग्रेट कर दिया पूरे सिस्टम को। ट्रस्ट डेवलप होता है लोगों में, क्योंकि आज हम बेफिक्र होकर यूपीआई यूज करते हैं बिकॉज वी हैव दैट ट्रस्ट कि अगर कोई गलत ट्रांजेक्शन हो भी जाएगा तो वो मैनेज हो जाएगा कैसे ना कैसे। सो दिस वाज द डेफिनेशन गिवन बाय government in the G20 summit, a set of shared digital ecosystem used to drive development, inclusion, innovation, trust, competition, and respect for human rights and fundamental freedom. Okay, अब अगर इसके पिलर्स की बात करें तो मेजरली इसके 3 पिलर्स हैं। एक है आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड, एक है पेमेंट के लिए, और दूसरा है आपका जो डेटा है उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो आइडेंटिटी की अगर हम लोग बात करें तो डिजिटल आईडी सिस्टम, यहाँ यूपीआई गलत लिख दिया है मैंने, इसको आधार कीजिए। आइडेंटिटी के लिए हम लोग क्या लेकर आए? आधार, राइट। उसी तरीके से रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, जिसको फास्ट, एफिशिएंट और स्मूथ बनाने के लिए हमने लॉन्च किया यूपीआई। और तीसरा पिलर है इसका
कंसेंट बेस्ड डेटा शेयरिंग सिस्टम, ओके, जिसके लिए हम लेकर आए डेपा। डेपा मीन डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, डेटा एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर। तो ये तीन मेन पिलर बनते हैं हमारे डीपीआई के। डीपीआई को ही हमने इंडिया टैक्स टर्म दिया था ताकि हम इसको वर्ल्ड ओवर यूज कर पाए, ठीक है, दूसरी कंट्रीज को भी हेल्प कर पाए, उनको भी ये दे पाए कि आप भी इसको यूज करके अपने गवर्नेंस को और बेटर बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसके चैलेंजेस और एडवांटेज वगैरह देखेंगे। ऑलराइट, अब देखिए, जब हम डीपीआई की बात कर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि इसके सिर्फ तीन पिलर है तो तीन ही पिलर हैं। तीन पिलर हैं मेंटेन, लेकिन विद इन उनके अंदर काफी कुछ है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, एंड दे आर ओन्ड एंड मेंटेन्ड बाय डिफरेंट एजेंसीज। ये हम जैसे एक अब हम लोग लेकर आए यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड, राइट, तो ऑब्वियसली बात है कि उसको एक अलग एजेंसी मेंटेन करेगी। और कल ही के इंडियन एक्सप्रेस में हमने एक और चीज देखी थी कि हम लोग एक ऐसा सिंगल पोर्टल बना रहे हैं जो मॉनिटर करेगी पूरी वैल्यू चेन को ऑफ मेडिसिन, दैट इज रॉ मटेरियल, मेडिसिन में लगने वाला रॉ मटेरियल, दैट इज एपीआई, उसके प्रोक्योरमेंट से लेकर उस मेडिसिन के प्रोडक्शन से लेकर उसके फाइनल कंजम्पशन तक हम लोग सब कुछ इस पोर्टल पर मॉनिटर करेंगे। क्यों कर रहे थे ये सब, हमने इंडियन एक्सप्रेस में ऑलरेडी डिस्कस कर ही दिया था। गैम्बिया, उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज में कुछ ऐसे केसेस आए थे जहां इंडिया की बनी हुई सिरप्स की वजह से कुछ डेथ हुई थी, राइट। उसके बाद कंजम्पशन तक मॉनिटर करने की क्या जरूरत है, कंजम्पशन तक मॉनिटर करने की जरूरत ये है कि आपकी जो, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का ओवर डोसेज का यूज होता है, ठीक है, इस वजह से क्या हो रही है कि हमारी इंडियंस में जो हमारी बॉडी है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर रही है इनके अगेंस्ट, इतना ज्यादा ओवर कंजम्पशन कर लेते हैं दवाई का। ई फार्मेसीज वगैरह, ई फार्मेसी से लोग आजकल एकदम सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन की तरफ जा चुके हैं, ठीक है, एकदम नार्कोटिक सब्सटेंस की तरह यूज कर रहे हैं दवाइयों को। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने एक पोर्टल बनाने का फैसला किया, ठीक है, अभी इन प्रोसेस है, बन जाएगा। अरे, तो अल्टीमेटली गोल क्या है कि जितना ज्यादा हो सके चीजों को डिजिटलाइज करना ताकि एक ट्रांसपेरेंसी आए, एफिशिएंसी आए सिस्टम में, ठीक है। अब अगर हम डिजिटल आइडेंटिटी की बात करें तो आधार इज जस्ट वन थिंग, बट इसके अलावा भी हम लोग काफी चीजें लेकर आए, जैसे कि हम लोग ई सिग्नेचर लेकर आए थे, राइट, डिजिटल साइन जिसको हम लोग कहते हैं। वो क्या कर रहा था, अल्टीमेटली आपका डिजिटली ऑथेंटिकेशन कर रहा था, आपको जो भी सर्विसेज वगैरह अवेल करनी है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपको, एजुकेशनल डिप्लोमा, इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये सब चाहिए, तो अल्टीमेटली वो सब आपकी आइडेंटिटी वाले पिलर में आ जाता है। उसी तरीके से जब हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यूपीआई किसका इनिशिएटिव है, एनपीसीआई का, ठीक है, और इस यूपीआई को थर्ड पार्टी ने पूरी तरह से यूज किया है और अपनी खुद की एप्लीकेशंस डेवलप की हैं, चाहे वो एसबीआई बैंक हो, राइट, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, इन सब ने यूज यूपीआई का ही किया है अपनी खुद की, ओके। इसलिए हम लोग यूपीआई क्या कहते हैं, ओपन एंडेड है, आप इसको यूज कर सकते हो अपने खुद के प्रोडक्ट बनाने के लिए। और यहाँ पर आपका जो डेटा है वो मैनेज किया जाता है, वो शेयर किया जाता है जहां जरूरत हो सिर्फ वहीं पर, जैसे आपका हेल्थ से रिलेटेड डेटा है तो वहीं से शेयर किया जाएगा जहां पर उसकी जरूरत होगी, ऐसा नहीं है कि वो कहीं भी आपको पब्लिकली अवेलेबल होगा, ठीक है। तो विद प्राइवेसी हम लोगों ने कोशिश की है कि चीजों को ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइज बनाने की बना सकें। अब सेकंड थिंग, इसी के साथ हम लोग एक एंगल और देख लेते हैं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको कहा था कि वर्ल्ड ओवर इंडिया इसको यूज करेगा इन देयर फॉरेन पॉलिसी, तो इसको फॉरेन पॉलिसी में कैसे यूज कर सकते हैं, ये एक एंगल और देख लेते हैं हम लोग, ताकि ये एक ही जगह पर कंप्लीट हो जाएगा, बाद में अलग से हमें इंटरनेशनल रिलेशन में इसको नहीं देखना पड़ेगा, ओके। तो हमारा गोल था कि स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या फिर जो लो इनकम कंट्रीज होती हैं, ठीक है, या आप कह लीजिए लीस्ट डेवलप कंट्रीज, हमारा मेन गोल था इनके इनके साथ, ताकि हम लोग जो हमारा टेक्नोलॉजी में एक्सपीरियंस है इसको अपना एक्सपीरियंस और अपनी कैपेबिलिटीज इनके साथ शेयर कर सकें,
इन लीस्ट डेवलप कंट्रीज को, ताकि वो भी अपना गवर्नेंस इंप्रूव कर सकें। जैसे हम लोग आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। ओके, आज कई लोग महिलाओं को जो 1000 रुपीज पर मंथ जैसे मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में दिए जा रहे हैं, तो एटलीस्ट वो डायरेक्ट पहुंच रहे हैं उन तक, बीच में कहीं कोई लीकेज नहीं हो रहा। मनरेगा की पेमेंट आज डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंच रही है, राइट। जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, जैसे पहले राशन का राशन जो शॉप्स होती थी, इनमें काफी लीकेजेस देखने को मिलते थे। ओके, पुरानी फिल्मों में भी जिस तरह दिखाया जाता था इन सरकारी राशन शॉप से, बट उस सबको इंप्रूव करने के लिए हमने आधार का यूज किया लीकेजेस रोकने के लिए। तो यही ये कंट्रीज भी कर सकें अपना गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए, उसके बाद अपनी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या डिजिटल डिजिटल ग्रोथ के लिए, राइट। तो ये हमारा गोल है कि हम अपना एक्सपीरियंस, अपनी टेक्नोलॉजी इनके साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपना गवर्नेंस, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, डिजिटल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस कर सकें बेटर। ओके, और इसी के अंडर में हमने एक चीज लॉन्च की थी, मतलब इट इज, यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ अलायंस दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर अलायंस। नाउ रिमेंबर दिस फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल। ओके, फ्यूचर अलायंस, यहाँ पर अल्टीमेटली गोल यही था, और इंट्रोड्यूस भी इंडिया ने किया था। इसमें गोल यही था, हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव लाइव्स ऑफ पीपल। ओके, और फिर इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एमओयू भी साइन किया कुछ कंट्रीज के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एमओयू साइन किया था आर्मेनिया के साथ। ओके, उसी तरह एक और छोटी कंट्री है अफ्रीका में, वेस्टर्न अफ्रीका में आती है, सैरा लियोन, सुरीनाम। इनके साथ हमने एमओयू साइन किया दैट वी विल शेयर आवर डिजिटल सॉल्यूशंस थ्रू इंडिया टेक। ऑलराइट, इसके अलावा जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, दैट इज हम लोग जिसको माईटी कहते हैं, ठीक है, इसने एक ड्राफ्ट भी पब्लिश किया था, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूचुअल रिकग्निशन फ्रेमवर्क। याद रख सको ठीक है, नहीं रखो सही तो कुछ इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्राफ्ट के फॉर्म में ही आया था, तो इतना ज्यादा कोई वो नहीं है। ठीक, गोल वही था कि वी वांट टू टेक द लीड ऑन इम्प्लीमेंटेशन एडॉप्शन ऑफ इंडियाज डीपीआई बियॉन्ड बॉर्डर। सिर्फ गोल इतना सा, एडॉप्शन ऑफ इंडियाज डीपीआई बियॉन्ड बॉर्डर। क्योंकि ये सब किसका पार्ट आ जाएगा, ये सब हमारी सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट आ जाएगा। ओके, हमेशा किसी कंट्री को मिलिट्रली हेल्प करके या पैसे देकर, लोन ग्रांट्स, इस तरह से ही डेवलपमेंट नहीं होता है, इस तरह से रिलेशन नहीं बनते हैं, बल्कि आप उनकी गवर्नेंस में, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग में जो हेल्प करते हैं, वो ज्यादा याद रखती हैं कंट्रीज। ओके, चलिए, तो इसी आर्किटेक्चर में हम लोग कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लेते हैं। सबसे पहले हमने लॉन्च किया था डिजिटल इंडिया, राइट। तो इसमें हम लोग जितनी भी चीजें डिजिटलाइज की जा सकती हैं गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड, वो सब हमने इसमें की थी। जैसे डिजिटल लॉकर, अब मैं इन सबको एक डिटेल में नहीं लूंगा, आप खुद से इनमें एक एक दो दो लाइन बस लिख लीजिए, इतना काफी रहेगा। ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग सिर्फ यूज कर रहे हैं इस डीपीआई आर्किटेक्चर का गवर्नमेंट की स्कीम्स और इनिशिएटिव्स में। डिजिटल इंडिया में डिजिटल लॉकर जैसी चीज लेकर आए, जिसमें आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी मार्कशीट, ये सब चीजें उसमें रख सकते हो, ताकि आपको बार बार जब भी आप एग्जाम फॉर्म वगैरह भरें, तो आपको अलग से अपलोड ना करना पड़े स्कैन करके, आप डायरेक्ट में डिजिटल लॉकर से लिंक दे सकते हो। ठीक, हम ई सिग्नेचर लेकर आए, आपके लोन वगैरह में इजी हो जाए ताकि। ठीक है, हम लोग नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल लेकर आए। ये सब हमारे डिजिटल इंडिया मिशन का पार्ट था। इसमें और भी बहुत चीजें हैं जो आप सब ऐड कर सकते हो। भारत नेट प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, लेकिन आज तक हम लोग इसको कंप्लीट नहीं कर पाए पूरी तरीके से। अल्टीमेटली गोल क्या था इसमें, कि हमें इंटरनेट प्रोवाइड करना है रूरल एरियाज में। अभी हम रूरल एरिया में इंटरनेट प्रोवाइड की बात करते हैं ना, तो सिर्फ उसको उस कंटेक्स्ट में मत देखिए कि राशन कार्ड वाली सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, या स्कूल में डिजिटल एजुकेशन की बात करनी है कॉम वगैरह में। नहीं, उस पॉइंट पर्सपेक्टिव से मत देखिए इसको। अब जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग पंजाब में, ठीक है, हैप्पी सीडर एक मशीन होती है, जो हमने क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग में बात की थी, या फिर बेलर होता है। ठीक है, ये सब बहुत महंगे आते हैं, तो इन पर सब्सिडी भी जो गवर्नमेंट देती है ना, तो उसके लिए आपको पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने होते हैं, राइट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने होते हैं, तब जाके आपको वो सब्सिडी मिलती है उस मशीनरी को खरीदने के लिए, राइट। तो जरूरी है कि विलेजेस में पहले हम लोग ये कनेक्टिविटी पहुंचा तो पाए,
प्रोवाइडिंग हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज। ओके, इसमें गोल था कि हम लोग करीब 2.5 लाख से ज्यादा पंचायत को इसके साथ जोड़ेंगे। नेशनल हेल्थ स्टैक, अगेन इसमें भी गोल सेम था, बस ये एक्सक्लूसिवली हेल्थ सेक्टर के लिए था। ओके, यहाँ पर क्या करना है कि आप एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक आपका जो हेल्थ डेटा है वो एक्सचेंज हो सके एंड मेकिंग इट इंटर ऑपरेबल। ओके, जैसे सपोज कीजिए कि आप भोपाल में, वहां पर आपके कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था, काफी कुछ हो गया, ठीक है, उसके बाद लगा कि नहीं आपकी सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल है, तो आपको मुंबई भेजा जाए उसके लिए। तो ये सब डेटा एक्सचेंज वगैरह इजी कर सके, इंटर ऑपरेबल बनाया जा सके, उसके लिए हमने लॉन्च किया था नेशनल हेल्थ स्टैक। ऑलराइट, इसके बाद नेशनल नॉलेज नेटवर्क, अगेन गोल वाज सेम, दैट शेयरिंग ऑफ नॉलेज एज वेल एज रिसोर्सेज, ठीक है, ताकि सब लोग आपस में कोलैबोरेट कर सकें एंड वी कैन मूव फर्दर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, इनोवेशन एज वेल। क्योंकि अब तक क्या होता है कि हमारे यहाँ जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, इनोवेशन वगैरह स्लोस में होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, दूसरा तीसरे से कनेक्ट नहीं है। आजकल हम लोग जब जैसे जीन एडिटिंग की बात करते हैं, तो उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही फील्ड के साइंटिस्ट कुछ कर लेंगे, नहीं, उसमें केमिस्ट्री वालों की भी जरूरत पड़ती है, हमें उसमें फॉरेंसिक, डीएनए वाले, इन सब की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जितना ज्यादा हम कोलैबोरेशन को बढ़ा पाएंगे, उसी के लिए लॉन्च किया था हमने नेशनल नॉलेज नेटवर्क। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का गोल आपको पता है कि गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे अपने सेक्रेटरीज, ब्यूरोक्रेट्स या आईएएस ऑफिसर्स के लिए कार खरीदनी है, ठीक है, या गवर्नमेंट को किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई रॉ मटेरियल खरीदना है, तो यहाँ पर जो आपके सेलर्स होते हैं, जो लोग इस तरह की चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, वो लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं और फिर गवर्नमेंट यहीं से परचेज करती है। ओके, ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो भी गवर्नमेंट को चाहिए, तो आपको इस पोर्टल पे रजिस्टर करना होगा। सपोज कि आप लोग जैसे वो फुटपाथ पे बनते हैं ना पेवर ब्लॉक्स, ठीक है, वो ट्राइंगुलर शेप के, सपोज गवर्नमेंट का कोई रोडवे बन रहा है या पार्क बन रहा है, अब वहां पर आप अपने ब्लॉक्स सेल करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो और गवर्नमेंट जो भी परचेज करेगी वो इसी पोर्टल से करेगी, ठीक है। तो ये गोल था इसका हमारा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का। उसी तरीके से हमने एक उमंग ऐप लॉन्च की, इसका भी गोल पहले इसका फुल फॉर्म याद रख लो, वो अपने आप में एक टास्क है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। टोटल फोकस हमारा सिर्फ इसमें है कि गवर्नेंस को कैसे और बेटर बनाया जा सकता है, यानी कि गवर्नमेंट जितनी भी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, ठीक है, या एक और हम लोग लेकर आए थे श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, या जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, ओके, वो सब गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कर रही है वो इसी ऐप के अंडर में प्रोवाइड कर रही है, ठीक है? उसी तरीके से फिर हम लोग लेकर आए इंडिया मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। इसका फुल फॉर्म लिख देता हूँ क्योंकि आपने शायद इसको कम ही सुना होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे आपको जितने दिखाए सिर्फ उतने ही हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे कई चीजें हैं, और ये सबसे डायनामिक टॉपिक होगा अब तक का शायद, जिसको आपको रेगुलर अपडेट भी करना होगा विद रिस्पेक्ट टू योर न्यूज, ओके। वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर करता रहूंगा, इसका जो भी अगला कंटेंट आपको अपडेट करना होगा, इसलिए प्लीज अपने नोट्स हैंड रिटन ही बनाइएगा ताकि आप उसको उतने अच्छे से फिर कर भी सकें, ओके। नाउ ये क्या करता है, यहाँ पर आपको अलाउ किया जाता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म को, दिस प्लेटफॉर्म आप इसको यूज कर सकते हैं टू बिल्ड योर ओन आइडेंटिटी सिस्टम, ठीक है, जस्ट लाइक यूपीआई। इसको एक ओपन एंडेड रखा गया है, इसको आप ताकि यूज कर सकें अपनी खुद की आइडेंटिटी बेस्ड सिस्टम डेवलप करने के लिए। चलिए अब हम आ जाते हैं अलग अलग एडवांटेजेस पर। तो अब इतना जितना हमने जान लिया है, हमने गवर्नमेंट के लगभग काफी सारे इनिशिएटिव्स देख लिए, तो अल्टीमेटली आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि कहीं ना कहीं ये डिजिटल डिवाइड को थोड़ा सा एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये पूरी तरह से तो नहीं कर सकता ऑब्वियसली, ठीक है, डिजिटल चीजें सीखना इतना आसान नहीं है, बट एटलीस्ट गाँव गाँव अगर आप रजिस्ट्रेशन कर पा रहे हो आप, ठीक है, आपको छोटे से मोटर पाइप्स या जनरेटर्स खरीदने हैं, कोई एग्रीकल्चर मशीनरी खरीदनी है, तो आप वहां से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, फिर जाके परचेज कर लीजिए और आपके अकाउंट में सब्सिडी आ जाएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं ये डिजिटल डिवाइड को एड्रेस कर रहा है, ना अदरवाइज पहले क्या होता था, आप रहिए ऑफिस में चक्कर लगाते रहिए सब्सिडी के लिए, राइट। सो अगर हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करें, तो उसमें जो डेटा निकल के आता है वो कहता है कि 57% ऑफ मैन एंड 33% ऑफ women,
कि सिर्फ इतनी पॉपुलेशन है जिसने कभी ना कभी किसी तरीके से इंटरनेट यूज किया होगा। ये यानी कि अभी तक बहुत वास्ट मेजोरिटी है जो कि इससे बाहर थी। लेकिन ये जो इतना बड़ा सिस्टम इकोसिस्टम हमने डेवलप किया है डिजिटल का, ये कहीं ना कहीं इसको एड्रेस करता है। और अल्टीमेटली इसके पीछे हमारा गोल क्या है कि हमें अपना जो पूरा डिजिटल सिस्टम है उसको एक्सेसिबल बनाना है। ठीक है, आज यूपीआई कोई भी यूज कर सकता है, आराम से स्कैन करके, अगर वो आदमी ज्यादा एजुकेटेड नहीं है तो भी कर सकता है। एक्सेसिबल बनाया है हमने, एफिशिएंट बनाया है, विद इन सेकेंड्स आपकी पेमेंट हो जाती है, राइट। ट्रांसपेरेंट बनाया है। ठीक है, पहले रिसीट दी जाती थी, आपने पेमेंट कर दिया, कहीं गलती से खो गई तो फिर परेशान होते रहते थे अप्रूवल में। बट आज वो चीज आपके आपकी ऐप में पड़ी रहती है, आप कभी भी 3 महीने बाद भी दिखाओगे तो भी वहीं रहेगी। ओके, और अल्टीमेटली हमने सिटीजन्स को एम्पावर किया है। ठीक है, पार्टिसिपेटिव, कि डिजिटल डेवलपमेंट जो हो रहे हैं अल्टीमेटली पहले जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, उनका यही कहना था कि आप ये सभी जो कर रहे हैं, क्या चाहते हो आप कि लोग 10 रुपए की सब्जी भी खरीदें तो उससे ऑनलाइन पे करें। उन्होंने बहुत फनी वे में कहा था, बट ये हुआ। आज करते हैं लोग 10 रुपीज का पेमेंट भी, राइट। तो ये सब हमारा गोल था इसके पीछे। दूसरा, हमने सोशल सिक्योरिटी कवर प्रोवाइड करने में हेल्प हुई है अपने वल्नरेबल सेक्शंस को। जैसे आज विमेंस को जो 1,000 रुपये मंथ की स्कीम्स जो चल रही हैं, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों की स्कॉलरशिप्स हो, पहले आप फॉर्म भरते रहिए, इधर उधर चक्कर लगाते रहिए, काफी प्रॉब्लम्स होती थी। बट स्पेशली कोविड के टाइम, ठीक है, जब लोगों की जॉब्स चली गई थी, काफी माइग्रेंट वापस अपने घर चले गए थे, तो 81 करोड़ लोगों को राशन देना आसान नहीं होता है किसी देश के लिए। बट दे रहे हो आप, आज स्मूथली दे रहे हो, एफिशिएंटली, बिना कहीं किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, क्यों? थैंक्स टू आधार। ऑलराइट, आज आपको सिर्फ अपनी एक आईडी लगानी है, आपको अपना फोन नंबर रजिस्टर करना है, दैट्स ऑल। आपके फोन पे आज मैसेज आता है आपके अकाउंट में जब भी पेमेंट आ रहा है या पेमेंट जा रहा है। नेक्स्ट इज डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसमें प्रधानमंत्री जन धन योजना आप कोड कर सकते हैं, या फिर जैम ट्रिनिटी भी कोड कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एक्सेस। अब ऊपर हमने देखा 10 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए हैं। ठीक है, इवन एक रिपोर्ट कहती है कि वर्ल्ड के 70% जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो अकेले इंडिया में होते हैं। पॉपुलेशन ज्यादा है, वो भी एक रीजन है, बट अल्टीमेटली हमने इसको एक मूवमेंट की तरफ, मास मूवमेंट बनाकर लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, पहले लगता था कि डिजिटल चीजें लोगों तक पहुंचाने समझाने में कितना मुश्किल होगा, बट सब आजकल यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, और ये एक्सेस सिर्फ फाइनेंशियल के टर्म में नहीं है, आप चाहे बच्चों की स्कॉलरशिप्स ले लीजिए, राइट, या फिर आप बच्चों की ऑनलाइन स्टडी की बात कर लीजिए। इस सब में इस डीपीआई आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा रोल है। नाउ इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड सर्विस क्वालिटी, तो ये सब ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इनकी। चलिए चैलेंजेस देख लेते हैं। अब जब भी ऑनलाइन की बात आती है, मैंने पहले भी एक लेक्चर लिया था इस पे, तब भी मैंने आपको बताया था, जब भी ऑनलाइन की बात आएगी तो साइबर अटैक हमेशा एक थ्रेट होगा। ठीक है? अब याद कीजिए कि हमारे यहाँ प्रॉपर एम्स की वेबसाइट हैक हो गई थी, आईसीएमआर का डेटा लीक, इसका भी केस आया था। तो साइबर अटैक से हमेशा वल्नरेबल रहेगा ये पूरा आर्किटेक्चर। तो उस पे ऐसा नहीं है कि एक बार में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली चैलेंजेस इवॉल्व होते रहेंगे, हमें कॉन्स्टेंटली एक स्टेप आगे रहना होगा फ्रॉम दी हैकर्स। ऑलराइट, इनफैक्ट अभी एक लेटेस्ट ग्लोबल लेवल की रिपोर्ट भी आई थी कि 70% इंडियंस का, मतलब ऑलमोस्ट 30, सॉरी नॉट 70%, ऑलमोस्ट 31 करोड़ इंडियंस का डेटा सेल पे था कि हमारे पास इतना डेटा है, सेल कर लीजिए। और मैंने आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का एग्जांपल भी दिया था। आपने एयरटेल की सिम परचेज करने के लिए अपना आधार लगाया, एयरटेल वालों ने अपने पेमेंट बैंक में आपके उसी आधार का यूज करके अकाउंट खोल दिया, और आपकी जितनी भी गैस सब्सिडी आती थी, अब तो नहीं आती, उस टाइम जब आती थी, ओके, गैस सिलेंडर वाली सब्सिडी, वो पूरी एयरटेल के पेमेंट बैंक में चली गई, और आपको खुद भी खबर नहीं है, आपको खुद नहीं पता कि आपका अकाउंट खुल चुका है आपका आधार यूज होके। ओके, फिर वो एयरटेल पेमेंट बैंक पर उसके लिए 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। राइट, तो इस तरह के साइबर अटैक या फ्रॉड, इस तरह की चीजों से ये हमेशा वल्नरेबल रहेगा, तो हमें इसको ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट बनाने की जरूरत है। ओके, और लोगों का डेटा इस तरह से मिसयूज ना हो, तो उसके लिए हम लोग डेटा प्रोटेक्शन बिल भी लेकर आए। ये बिल में आप ये एक्ट हो गए। अब तो इस एक्ट को मैं आपके साथ कभी अलग से डिस्कस करूंगा। ओके, नेक्स्ट इज डेटा लीक। ये आईसीएमआर डेटा लीक हो, या ये जो करोड़ों इंडियंस का डेटा लीक हुआ है अभी, इसके अगेंस्ट तो वैसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हमारे पास आते रहे हैं, राइट। तो
अगेन जब हम लाई चुके हैं अब डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसकी अलग से कभी बात करेंगे। इंटरऑपरेबिलिटी चैलेंजेस अभी भी है विद रिस्पेक्ट टू आर ई वॉलेट्स। ठीक है, ये चैलेंजेस अभी भी है। कई बार आपका पैसा एक वॉलेट में पड़ा है तो आप दूसरे वॉलेट में उसको इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, तो देयर इज ए केस ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी, ये अपने आप में एक चैलेंज है। दूसरा है डिजिटल डिवाइड। तो ऊपर मैंने आपको बताया कि हार्डली 50% मैन एंड 30% वेमेन ने कभी यूज किया होगा इंटरनेट, तो वो डिजिटल डिवाइस तो है ही, इलिटरेसी भी है, बट अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं उसमें। ठीक है, हम इसको सिर्फ अवेयरनेस से ही इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि किसी ओल्ड पीपल को या जो कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ, उसको डिजिटल चीजें सिखाना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए हमने सिर्फ अपने कम्युनिटी सेंटर बना दिए हैं गांव वगैरह में। ठीक है, जहां पर आप जाते हो, आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हो। दैट्स नॉट बिग डील। ओके, नाउ अब इसको और बेटर कैसे बना सकते हैं, तो मैं हमेशा कहता हूं अगर आपने चैलेंजेस लिखे हैं तो प्लीज चैलेंजेस से ही कनेक्टेड चीजों को ही आप वे फॉरवर्ड में यूज कीजिए। याद रखना भी आसान रहेगा और आपके आंसर में कंटिन्यूटी भी दिखेगी। Right? सबसे पहले हमने साइबर थ्रेट की बात की, तो वी शुड डेवलप ए रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। ओके, और ये कैसे किया जाता है, किया जा सकता है बाय लिवरेजिंग दी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज लाइक ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं, मैं पहले बता तो चुका हूँ खैर, बट फिर भी चलिए देख लेते हैं। ठीक है, अलग अलग कंप्यूटर्स हैं। अब जब ब्लॉकचेन आपके दिमाग में आती है तो आपके दिमाग में दो वर्ड आने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। इसका मतलब क्या है कि सपोज इस कंप्यूटर पे बैठे हुए आदमी ने कोई फाइनेंशियल पेमेंट किया। ओके, यानी कि एक ट्रांजैक्शन हुआ। अब इस ट्रांजैक्शन का डेटा सबके पास जाएगा, जो भी जितने भी इस नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं। अब सपोज यहां पे इस सिस्टम में कल को कोई फॉल्ट हो जाए, कोई चेंजेस कर दी जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो सबके साथ शेयर हुआ है, यहां से प्रूफ हो जाएगा कि नहीं, हाँ ऐसा पेमेंट ट्रांजैक्शन हुआ था। ठीक है, ये काम होता है ब्लॉकचेन का, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। अरे, तो ब्लॉकचेन का हम लोग यूज कर सकते हैं, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं, या क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी का क्या है, इसकी जब बात आती है तो एक वर्ड दिमाग में आना चाहिए, एनक्रिप्टेड। इसको ओपन करके पढ़ना आसान नहीं होता। कभी क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तब देखेंगे वो सब डिटेल में। ठीक है, जब भी जो क्वांटम से सिग्नल भेजे जाते हैं एनक्रिप्टेड, अगर सपोज किसी ने उसको हैक करके बीच में कुछ चेंजेस कर दिए, तो ये पूरा डेटा करप्ट हो जाएगा। राइट, तो पता चल जाएगा कि इसके साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ हुई है। और इसी से क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम लोग एक टर्म देखते हैं, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कभी इसकी सेपरेटली बात करेंगे इस टॉपिक, क्योंकि अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। नेक्स्ट इज इंटरनेट कनेक्टिविटी इंप्रूव करने की जरूरत है और लोगों में लिटरेसी बढ़ाने की जरूरत है, डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, तो हमारा जो भारत नेट प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी बहुत लेट चल रहा है, इसको जल्द से जल्द हमें कंप्लीट करने की जरूरत है। उसके अलावा अवेयरनेस आप उसमें डाल सकते हो, आप कैंपेनिंग कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए लोगों को। नेक्स्ट इज एनहांस कोलैबोरेशन बिटवीन कंट्रीज, लाइक फॉर एग्जांपल हमने ब्राजील के साथ कोलैबोरेट किया है, नॉर्वे के साथ किया है। ठीक है, ऑल दीज कंट्रीज, इन्हीं के साथ क्यों, क्योंकि बिकॉज दीज कंट्रीज आर पार्ट ऑफ डिजिटल पब्लिक गुड अलायंस, डीपीजीए, याद रखिएगा इसको। ओके, सो अल्टीमेटली गोल क्या है कि इसकी पोर्टेबिलिटी बढ़ाई जाए, इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जाए। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी रिजीम, ये बहुत जरूरी है। रेगुलेटरी रिजीम क्यों चाहिए, ताकि एक मोनोपोली क्रिएट ना हो किसी की किसी भी चीज पर। ठीक है, या डिजिटल कॉलोनाइजेशन ना हो, क्योंकि हम लोग इसलिए तो एम्फेसाइज कर रहे हैं ना इन सभी कंट्रीज को कि आप डेटा लोकलाइजेशन कीजिए। जो हम इंडियंस का डेटा है वो हमारी ही बॉर्डर्स के विद इन रखिए, जबकि जो डेवलप कंट्रीज है वो क्या चाहती हैं कि डेटा शुड बी फ्री फ्लो अक्रॉस द वर्ल्ड। राइट, अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन इंडिया हमेशा इंसिस्ट करता है नहीं, इंडियंस का डेटा उन्हीं सर्वर पे रखिए और आपके वो सर्वर्स इंडिया में ही लोकेटेड होने चाहिए। ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस टॉपिक। मैंने इसको इसलिए लिया है क्योंकि इसमें काफी डेवलपमेंट्स हमें टाइम टू टाइम देखने को मिलेंगे। जैसे हमने कल ही देखा है, एक मेडिसिन के लिए पोर्टल ला रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने के लिए। तो इस तरह की चीजें आती रहेंगी और हम लोग अपडेट करते रहेंगे इनको। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे आपके साथ जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिखे हैं तो वो इतने ही हैं, वो और भी हैं, बहुत सारे हैं, काफी लिख सकते हो। बट अल्टीमेटली मुझे आपके साथ 6-7 डिस्कस करने दें। ठीक है, हमने एडवांटेजेस देख लिए, चैलेंजेस देख लिए, और उसके बाद वे फॉरवर्ड देख लिया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।